बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 में मैकेनिज्म बिहेवियर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लर्निंग एंड द मैकेनिज्म बिहेवियर। लर्निंग मेमोरी के बारे में पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से एनिमल्स होते हैं वो अपनी लर्निंग से बेनिफिट हासिल करते हैं और कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशंस वो कलेक्ट करते हैं। ये स्पेशल जो इंफॉर्मेशंस होती हैं ये विद रेफरेंस टू स्पेस, विद रेफरेंस टू एनी ऑब्जेक्ट हुआ करती हैं, जिस वजह से किसी भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट से अपनी उस चीज़ को डिटरमिन कर लेते हैं जो स्पेशल इंफॉर्मेशन कहलाती है। इसके वजह से क्या करते हैं लर्निंग से, दे लोकेट द फूड, दे लोकेट द होम, एरिया ऑफ सेफ्टी, स्पेशल लर्निंग फूड ऑफ स्टोरिंग बर्ड्स इंक्लूडिंग। जो स्पेशल लर्निंग में फूड स्टोरिंग बर्ड्स हैं उसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं जो अपनी फूड स्टोर कर लेते हैं, उसमें चिकैरीज, टिटमाइस, मैकपीस, नच क्रैकर्स एंड क्रोज हैज़ बीन स्टडी। इस पर्पज़ के लिए स्टडी किया गया। यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी खुराक को स्टोर कर लेते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है और इन्वायरमेंट के अंदर फूड अवेलेबल नहीं होती उस वक्त उस फूड को निकाल कर ये खाते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ सीड कैशे स्टोर कर लेते हैं, सीड का ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर उसको जहाँ पर दबाते हैं अपनी इस मेमोरी के ज़रिए उसको फाइंड भी कर लेते हैं। और ऐसा नहीं, कुछ साल भी गुजार देते हैं, कुछ महीने गुजार देते हैं, तब भी उसको पता होता है कि उन्होंने उनका फूड कैशे कहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉक्स नेट क्रैकर्स कैन रिमेंबर द लोकेशन ऑफ कैश साइट फॉर ओवर द 285 डेज के 285 दिन गुजरने के बाद भी जो उसने फूड को स्टोर किया था उसको याद होता है कि उसने फूड स्टोरिंग कहाँ पर है। क्लॉक्स नेट क्रैकर्स may have an even more impressive memory for the scattering as many as 9,000 cache of pine seeds, 1 to 10 seeds per cache। यानी एक नहीं करते, ऐसा नहीं करते किसी एक ही जगह ज़ख़ीरा कर दिया, वो किसी ने वहाँ से ख़त्म भी हो सकता है, वो ज़ाय भी हो सकता है। वो अपने 9,000 कैशे पाइन सीड के करते हैं, एक से लेकर 10 सीड एक कैशे के अंदर रखते हैं और ओवर द एंटायर हिली साइड एरिया, पूरे हिली साइड एरिया के ऊपर उसको फैला देते हैं। फिर जब ज़रूरत पड़ती है, खुराक उसको कहीं नहीं मिलती, उन्हीं एरिया को वो लोकेट करके और उसमें से फूड को निकाल देते हैं। फिर बर्ड्स क्या करेंगे, जहाँ पर उसका फूड कैशे स्टोर था उस फूड कैशे की जगह पर जाएंगे, वहाँ पर उसमें से डिकअप करेंगे और सीड को बाहर निकालेंगे और फिर उसमें से सीड को खा लेंगे। और उसके ऊपर जब स्टोर उसने करना होता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, उसमें से किसी जगह जाएंगे जहाँ फूड को कैशे स्टोर करना होता है, वहाँ से एक छोटा सा सुराख बनाएंगे, डिकअप करेंगे, वहाँ पर उसके ऊपर सीड स्टोर करेंगे और उसको मट्टी से दबा देंगे। और यह क्लॉक्स नेट क्रैकर है, अपना ये काम ये परफॉर्म करता है फॉल में, जब टेम्परेचर ऑटम सीजन के अंदर उसमें से करता है, ताकि थ्रू द विंटर वो इसी अपने फूड कैशे के ऊपर डिपेंड कर सके। क्योंकि एवरीवेयर वहाँ स्नो फॉलिंग होती है, उसमें से टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि उसका रिजर्व फूड मटेरियल ही उसके काम आ सकता है और बाकी जो उसमें से प्लांट्स होते हैं वो उसमें से कोई भी फीडिंग स्टफ नहीं लेकर आते, कोई सीड प्रोड्यूस नहीं करते, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, ये अपने कैशे पे डिपेंड करते हैं। स्प्रिंग के अंदर it may be month before it come back to retrieve the seeds from the particular cache। और इस तरह से ये आपको पता चल गया कि इस तरह से जैसे उसमें से स्प्रिंग सीजन उसमें से आता है, इससे पहले कई महीने पहले वो अपने फूड को निकाल कर खा चुके होते हैं। ये इसमें से लर्निंग का मेमोरी इनके अंदर दिखाई जा रही है। ये उसमें से क्रोस के बारे में दिखाया गया, रेवंस के बारे में ये बात दिखाई गई। देखो ये अपने सीड इन्होंने अपने बीक के अंदर पकड़ा हुआ है और कहीं पर ये डिग अप कर रहे हैं और अपने पंजे से इसने इसमें से गड्ढा खोदा और इसके अंदर सीड को रखेगा, दबा देंगे। ये अपनी बिल के साथ गड्ढा खोद रहा है और यहाँ पर अपने सीड को दबा देंगे। और ये इसमें से हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन दिया, देखो यहाँ पर इसने अपना कैशे स्टोर कर दिया था, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर उसने उसको वहाँ से निकाल लिया जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ी, जहाँ उसका आइडिया था, यहाँ पर उसने इसको अपना कैशे रखा था, वहीं से वो निकाल लेते हैं।
अब इसमें से बात यह है कि ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है जो इस लर्निंग और मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो इस कैश स्टोर को मेमोराइज करता है। इस फैक्टर को हिप्पोकैम्पस फैक्टर का नाम या एचएफ फैक्टर का नाम दे दिया जाता है। इसके अंदर दोनों पार्ट ब्रेन के इंक्लूडेड है, हिप्पोकैम्पस एंड पार हिप्पोकैम्पस, जो कि उसके स्पेशल मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये कैसे पता चला कि एचएफ फैक्टर हिप्पोकैम्पस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकेट कैश स्टोर? साइंसिस्ट ने क्या किया, एचएफ जो रीजन था, हिप्पोकैम्पस जो रीजन था, उसको लीजन्स कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको कट कर दिया, उसको ज़ख्मी कर दिया। तो बर्ड्स की ये एक्टिविटी कि अपना वो फूड को स्टोर करें, ये मुतासर ना हुई, अपने फूड को स्टोर करते रहे, लेकिन उन्होंने कहाँ पर स्टोर की, ये जो मेमोराइजेशन थी उनकी, ये मेमोरी उसकी ख़त्म हो। उन्हें नहीं पता चला, फूड तो स्टोर की, लेकिन फूड कहाँ पर स्टोर की उसको लोकेट ना कर पाए। इट मीन कि हिप्पोकैम्पस इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल मेमोरी लर्निंग, कि वो इसी का रिस्पॉन्सिबल था, वो उसको बताता था, लोकेट करता था कि वे इन्वायरमेंटल कोई कि उसने कहाँ से फूड को स्टोर किया था। इन इंसेक्ट्स जो उसमें साइट ऑफ स्पेशल लर्निंग है, जो उसकी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके मशरूम बॉडीज़ के अंदर मौजूद होती है। ये मशरूम बॉडी सीएनएस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो उनके स्टोर्ड फूड को या उसके हाइव्स को या उसके नेस्ट को डिटरमिन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा वर्कर हनी बीज हैं, वो जाते जाते फ्लावर्स की तरफ जाने के बाद नेक्टर कलेक्ट करने के लिए व्हेन दे गो टू द फ्लावर दे कम बैक अगेन, सीधा मूव नहीं करती, स्ट्रेट मूव नहीं करती, वो ऐसा सीधा जाएंगी, फिर उसमें से वापस आएंगी, फिर दोबारा जाएंगी, ऐसे मूव करेंगी, फिर वापस ऐसे आएंगी। तो इस तरह से लाइक द फिगर ऑफ एट वो मूव करती हुई जाती हैं। इसको वैगल डांस कहा जाता है। वो अपनी हाइव की डायरेक्शन को डिटरमिन करना चाहती हैं कि उसका हाइव कहाँ पर है। ये मशरूम बॉडी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लुक हियर, दिस इज़ द इंसेक्ट ब्रेन है, ये इसके ब्रेन के अंदर मशरूम बॉडीज़ पाई जाती हैं। ये इंसेक्ट ब्रेन के अंदर मशरूम बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल है उसके स्पेशल मेमोरी के। और यहाँ से ये देखें, ये इसमें से अदर ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट्स हैं, दैट्स द बर्ड्स हैं। और देखिए इसमें हिप्पोकैम्पस एचएफ फैक्टर है, ये हिप्पोकैम्पस फैक्टर है, ये हिप्पोकैम्पस और पार हिप्पोकैम्पस का दोनों पार्ट पर इंक्लूडेड होता है। ये उसके स्पेशल मेमोरी के अंदर उसमें से इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ से देखिए, ये दिस इज़ अ बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है, यहाँ से 45 या कुछ एंगल के ऊपर मूव करेंगी। ये बटरफ्लाई क्या करती हैं, यहाँ से देखें, ये इन्होंने मूव करना है, ये यहाँ से जा रही है, दिस इज़ अ गो टू इन दिस डायरेक्शन, ये यहाँ से जा रही है। जाने के बाद ये लाइक दिस, ये इधर रिटर्न हो रही हैं, कुछ ऐसे इस तरह से रिटर्न हो रही हैं, लाइक द फिगर ऑफ एट इसमें से मूव करती हैं। दिस इज कॉल्ड द वैगल डांस। और इस डांस करते हुए ये नेक्टर तक पहुंच जाती है। कि ये ऐसा क्यों करती हैं कि अपने को उस हाइव को मेमोराइज करती हैं कि उसका हाइव कहाँ है। दूसरी इस चीज़ को भी देखती हैं, किसी प्रे ने, किसी प्रेडेटर ने उनके हाइव के ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया, उनको आगे जाना है या उसके फिर वापस नेस्ट की तरफ आना है, ये अपनी जगह लोकेट करनी है। जिस तरह से ये डिटेक्ट करती रहती है। अभी लर्न्स द लोकेशन ऑफ हाइव ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट की ओरिएंटेशन से डिटरमिन करती हैं अपनी हाइव की डायरेक्शन। जैसे वो अपने हाइव को छोड़ती हैं, वो टर्न करती हैं, लुक बैक एट द एंट्रेंस एंड द हाइव होवर बैक्स एंड फोर्थ वाइल टर्निंग यूर ब्रोस। अपने उस, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, आगे की तरफ जाएंगी, टर्निंग बैक होंगी, वो रोटेट करती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसमें से ओरिएंटेशन ऑफ फ्लाइट से को डिटरमिन करती हैं, देख लेती हैं इस मूवमेंट्स के जरिए। Many animals, including bee, wasp, wasp, memorize visual landmarks in order to move efficiently from place to place. वो प्लेस टू प्लेस मूव करने के लिए वो उसमें से विजुअल लैंडमार्क्स को देखते हैं। ये बी, वॉल्फ, वैस्प हैं, ये देखिए अपने एक नेस्ट बनाती हैं, ये मिट्टी के अंदर अपना छोटा सा घर बनाती हैं, एक बरोज बनाती हैं, बरोज के अंदर रहती हैं, लेकिन इसमें से मूव करती जाती हैं अपने फूड के लिए। बट दे हैव टू डिटरमिन, दे हैव टू मेमोराइज वेयर देयर ब्रो, अपनी बरोज की कहाँ पर है, कहाँ पर उन्होंने किस चीज़ को दबाया है। देखिए ये मिट्टी को खोद रही है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मेमोराइज करती हैं। तो अपने इंसेक्ट्स को भी लेकर, अपने उसमें से कैटरपिलर को भी लेकर, अपने फूड इंसेक्ट को लेकर भी यहाँ लेकर आकर दबा देती हैं। ये इनके अंदर भी मेमोरी या लर्निंग एग्जिस्ट करती है। स्पेशल मेमोरी आर द ब्लैक कैप शिकारी
For example, enables us to locate hundreds of seed or small insect that is hidden in the back for crevices or patches of the moss scattered over a wide area. अब जो चिकेडीज जो है इसमें बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिसके हंड्रेड्स ऑफ सीड्स होते हैं उसको वो लोकेट करते हैं। उन्होंने किस दरख्त की बार के अंदर, छाल के अंदर उसको छुपा दिया था, जो क्रेविसेस थे, जो उसको दराड़ें मिली, या उन वास्ट एरियाज़ के अंदर, उन पैचेस के अंदर जो कि मॉस से कवर्ड होता है कि कहाँ कहाँ पर उसकी फूड उसने अपने स्कैटर किए, कहाँ कहाँ पर उसके कैशे मौजूद हैं। उन एरिया से भी अपने आप को ये डिटेक्ट कर लेते हैं, अपने मेमोराइज कर लेते हैं कि कहाँ पर उन्हें इसको, ये देखें इसमें ब्लैक कैट चिकेडी अपने सीड्स को लेकर कैश स्टोर की तरफ जा रही है कि कहाँ पर उन्हें क्या करना है, किन क्रेविसेस के अंदर डालना है, किन दराड़ों के अंदर डालना है, कहाँ पर मॉसेस के दरमियान रखना है। तो उसके बाद फिर ये वहाँ से रिकवर भी कर लेती है, उन्हें आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर ये अवेलेबल है। लव बर्ड नेस्टिंग बिहेवियर एंड अनदर टॉपिक। डिलगर 1962 worked with the colorful small parrots of the genus Agapornis. Number of African or Madagascan species that readily breed in captivity. Each species के अपने own method of courtship behavior है और techniques हैं to carry the nesting material, कि वो कैसे कोर्टशिप बिहेवियर करते हैं, अपने फीमेल को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, और नेस्टिंग मटेरियल जो उन्होंने बनाना है कैसे नेस्टिंग मटेरियल लेकर आते हैं। उनके हर किसी का अपना मेथड है। जैसे इसमें से एगापोर्निस है, एगापोर्निस दिस इज द फिश, इसमें दो लव बर्ड्स, उसमें से लव बर्ड्स के दो नेस्टिंग बिहेवियर, दो लव बर्ड को कंसिडर किया गया। एगापोर्निस पर्सोनेटा फिशराई, फिशर से फिशराई, ये फिशेस लव बर्ड है। वो क्या करता था, वो लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ नेस्टिंग मटेरियल फ्रॉम वेजिटेशन से कट करता और अपनी उसमें से अपनी वन स्ट्रिप को एट ए टाइम उसमें से कैरी करके लेके आता, वन स्टेप एट ए टाइम। दूसरा उसमें से देखा गया जो पीच फेस लव बर्ड्स हैं, एगपोर्निस रोजियाई कोलिस, carry several strips of the torn nesting material at one time by tucking them into the feathers of the lower back and the ram. वो उसको अपने बीक में ना लेकर आते, बल्कि वो क्या करके आते हैं, वो मल्टीपल पीसेस को टॉर्न ऑफ करते हैं। टॉर्न ऑफ करने के बाद अपने बैक के ऊपर जो फीदर थे उसके अंदर टकल कर लेते, उसके अंदर फंसा देते, फिर उड़ कर आते उसकी तरफ, नेस्ट की तरफ। डिलगर ने क्या किया, इन दोनों का, फिशर सनाई का और उसमें से रोजी कॉलेज का, दोनों का आपस में क्रॉस करवा दिया। इनसे जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो इसके हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। अब जो हाइब्रिड्स थे ये किस किस्म का बिहेवियर परफॉर्म करेंगे, वन स्ट्रिप को अपने माउथ के अंदर लेकर, बीक के अंदर लेकर आएंगे, या अपने उसमें से मल्टीपल स्ट्रिप्स को अपनी रैम्प के अंदर, उसमें से हाइंड व्हील्स के अंदर उसको टकल करेंगे, उसके अंदर फिर वापस नेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन उनमें से ये जो बिहेवियर परफॉर्म करना था, उन्होंने जो एक बिहेवियर उन्होंने पीच फेस लव बर्ड से लिया था, दूसरा उसने फिशर लव बर्ड से लिया था। फिशर जो लव बर्ड्स थे वो मटेरियल को अपनी बिल के अंदर कैरी करके आते, और जो पीच फेस लव बर्ड्स थे वो अपने फीदर्स के अंदर मटेरियल को टकल करके लेके आते। तो ये किस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करेगा, इसको एक इंटरमीडिएट बिहेवियर बजाय परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों की इंटरमीडिएट है और ये हाइब्रिड है। वो उसमें से जो हाइब्रिड अटेम्प्ट की, बोथ फीदर टकिंग एंड द बिल कैवरिंग, बट परफॉर्म नीदर बिहेवियर करेक्टली। उसने दोनों बिहेवियर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। कभी वो उनसे पीसेस को टॉर्न ऑफ करता और उससे अपने परों के अंदर उसको फंसा लेता, या दूसरी तरफ उसमें से उसको टॉर्न ऑफ करता, अपने बिल में कैरी करता। लेकिन उसमें दोनों बिहेवियर परफॉर्म करता, बट दोनों बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर उसमें से परफेक्टली परफॉर्म ना कर पाया। Hybrid and the had inherited behavior that was intermediate between that of the parents। ये इंडिकेट होता है कि इसका जो बिहेवियर है दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट है, कभी वो उसका बिहेवियर परफॉर्म करता है, कभी उसका बिहेवियर परफॉर्म करता है, इसका अपना कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है, लेकिन दोनों में कोई भी बिहेवियर को परफेक्टली परफॉर्म ना कर पाया।
विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद गेटिंग एक्सपीरियंस उसकी जो इम्प्रूव कैरिंग एबिलिटी उसकी हुई, और उसने इस टेंडेंसी को कि वो अपने मटेरियल को बड़े बेहतर तरीके से अपने बिल में पकड़कर लेकर आता टू द नेस्टिंग साइट, जो कि फिशिंग लव बर्ड का बिहेवियर था। बट जस्ट 2 years बिफोर दे वर सक्सेसफुल, दे हैव लैक अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ द कंट्रोल चेन। इसका मतलब हाइब्रिड बर्ड्स के ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक चेन जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करती है, उसका कोई ना कोई पार्ट मिस हो गया। Thus persistently biased on to perform the particular behavior pattern, but failed to complete a crucial part of the sequence। लेकिन दोनों बिहेवियर को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बिहेवियर के अंदर जो पार्टिकुलर वेरी क्रूशियल सीक्वेंस था वो सीक्वेंस परफॉर्म ना कर पाता। ये नहीं वो नेस्टिंग मटेरियल लेकर लेकर आ रहा है, कैसे लेकर आना है, वो किस पैटर्न से लेकर आना है, वो उस पैटर्न उसका मिसमैच हो रहा था। यहाँ से देखें, ये अपने यहाँ से टक कर रहा है, लुक हियर, ये उसके पीसेस को टॉर कर रहा है, छोटे छोटे पीसेस कट कर रहा है, कट करने के बाद अपने वीक के साथ यहाँ से उसको एडजस्ट करेगा, दिस लाइक दिस, इसको यहाँ से जिसका दिलकर का 1962 में उसका ये टकिंग बिहेवियर था, वो कैसे उसने पेजेस की पीसेस को कट करके अपने उसमें से जो टेल पीस उसके बैक में वहाँ से उसके अंदर उलझा लेते हैं। यहाँ से पीच फेस है, ये देखा अपने से टकल करके लेकर आ रहा है। ये फिशेस लव बर्ड्स है, ये लव बर्ड्स उसमें क्या करते हैं कि लव बर्ड्स अपने नेक के अंदर कैरी करके लेकर आते हैं, और ये नीचे वाले दिया हुए ये दोनों तरह के कंफ्यूज बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, जो कि पीच फेस लव बर्ड्स और फिशर लव बर्ड्स के क्रॉस फर्टिलाइजेशन की वजह से उसमें से पैदा हुआ, जो कि हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। ये टॉपिक यहाँ हुआ कंट्रोल ऑफ द एग्रेशन बिहेवियर इन द रिसेस मंकी। रिसेस मंकी जो घरों में मदारी लेकर आते हैं वो रिसेस मंकी हैं। उन मंकीज के अंदर जो एग्रेशन बिहेवियर है उसका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सम रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया जो डोमिनेंट मंकी मेल होता है उसमें से वो 4 to 6 एनिमल्स का ग्रुप होता है। डोमिनेंट मेल 4 to 6 एनिमल्स के दरमियान एक उसमें से डोमिनेंट मेल होगा। साइंटिस्ट ने सर्जिकली इलेक्ट्रोड्स को उसके ब्रेन के मंकी के ब्रेन में स्पेशल रीजन के अंदर उसमें से इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट कर दिया। देयर रीजन प्रोड्यूस और इनहिबिट द एग्रेशन बिहेवियर, कि उसने इलेक्ट्रोड तो लगा दी, वो पॉजिटिव भी थे वो नेगेटिव भी थे। ये डिपेंड करता है किस इलेक्ट्रोड को स्टिमुलेट किया गया, किस किस्म का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसके ब्रेन में हो रहा है, तो ये उसका एग्रेशन और बिहेवियर को प्रोड्यूस भी करता था और एग्रेशन बिहेवियर को इनहिबिट भी करता था। ये डिपेंड करता था विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड हैज बीन स्टिमुलेटेड। अब माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मंकी के ब्रेन को दी गई, जिसकी वजह से उसने अग्रेसिव और पैसिव बिहेवियर परफॉर्म किया। क्योंकि यहां से माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल की बात नहीं की जा रही। माइल्ड दिया या तो उसका माइल्ड सा एग्रेसिव बिहेवियर होगा या उसका माइल्ड सा पैसिव बिहेवियर होगा। ये बिहेवियर डिपेंड करेगा कि उसको इलेक्ट्रोड से किस किस्म का मैसेज कन्वे हुआ टू द ब्रेन, यानी विच इलेक्ट्रोड कन्वे मैसेज टू द ब्रेन, इधर इज अ पॉजिटिव टर्मिनल और द नेगेटिव वन। Researchers trained the other monkeys in a group to press the lever when dominant monkey become aggressive। अब वो रिसर्चर ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, उसने कहा देखो अब ये एग्रेशन में आता है, जब ये एग्रेशन में आएगा उन्होंने एक मंकी को ट्रेन किया कि जब इसको कैप्टिविटी में रखा गया कि जब वो कैप्टिविटी में है उसके पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड को स्टिमुलेट कर दिया गया, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ और मंकी एग्रेशन में चला गया। वो जो एक मंकी उसके अंदर उसके ग्रुप के अंदर मौजूद था जिसको ट्रेन किया गया था, उसने लीवर को प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से जो मेल डोमिनेंट मेल था वो वहाँ से एस्केप कर गया। जब मेल मंकी अग्रेसिव था, इसके प्रेस करने की वजह से उसको डोमिनेंट मंकी को जो कि अभी अग्रेशन में था उसके ब्रेन को ये मैसेज कन्वे हो गया कि उसको एस्केप कर दिया गया, वो स्पेयर हो गया, उसको कोई खतरा नहीं है।
तो उसने पहले अग्रेशन आया, प्रेसिंग अ लीवर की वजह से वो स्केप हो जाता है। अस्केप जैसे उसमें से हो जाता है तो उसका गुस्सा मांद पड़ जाता है, उसका गुस्सा कम हो जाता है। इसका मतलब अब उसका अग्रेशन ख़त्म हो चुका है, सप्रेस हो चुका है, जिस वजह से इट इज़ रिप्रेजेंटेड हियर द एग्रेशन ऑफ दिस एनिमल्स हैज़ बीन बिकम इनहिबिटेड। थैंक यू वेरी मच।